नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। ठग सुकेश चंद्रशेखर की शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई और इस दौरान उसने दिल्ली शराब नीति मामले में अभी और गिरफ्तारी होने का दावा किया है। इतना ही नहीं, उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कई बड़े आरोप लगाए हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होने की बात भी कही है। सुकेश ने कहा कि शराब नीति मामले में केजरीवाल वजीर का काम कर रहे हैं। केजरीवाल अपने टास्क को बखूबी निभा रहे हैं। उसने कहा कि शराब नीति से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक एक कर सबका पर्दाफाश करेगा। सुकेश इससे पहले भी कई तरह के दावे कर चुका है। इससे पहले उसने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें ये दावा किया गया था कि उसके सेल के सीसीटीवी फुटेज लीक हो रहे हैं और ऑनलाइन शेयर किए जा रहे हैं। दरअसल शराब नीति मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में आपके पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और इस बीच अब सुकेश के इस तरह के दावे भी आपके लिए बड़ी परेशानी बनकर खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर वो इससे पहले भी इस तरह का दावा कर चुका है। आरोप है कि 2021-22 में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के संबंधी दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के जरिए कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी। दक्षिण भारत के इन कारोबारियों के कथित तौर पर इसके लिए 100 करोड़ की रिश्वत दी गई थी और इस मामले को लेकर सिसोदिया से लगातार पूछताछ जारी है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कल सुकेश चंद्रशेखर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, क्या कुछ अहम रहा? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार ठग जो है सुकेश चंद्रशेखर, उसकी कल कैसे पटियाला अंदर पेशी थी और वहां पर उसके दौरान चंद्रशेखर के दौरान ये कहीं ना कहीं ये जरूर संदेश दिया गया है कि अभी शराब घोटाले के अंदर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी बाकी है। यानी कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर उन्होंने हमला बोला और यहाँ तक कि ये भी कहा कि जितने भी शराब घोटाले के अंदर आरोपी हैं उनका नामों का पर्दाफाश जो है वो करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले ही कहीं ना कहीं 100 करोड़ की जो लेन देन है उसको और यहाँ तक कि शराब कह सकते हैं कारोबारियों को फायदा देने की बात की गई थी और यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ईडी का शिकंजा भी अब दोबारा से कस चुका है। 7 दिन की रिमांड जो है वो ईडी को मिल चुकी है। मगर यहाँ पर जो सुकेश चंद्रशेखर की बात करें तो सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से बिल्कुल अब स्पष्ट किया जा रहा है कि जो शिकंजा है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कहीं ना कहीं वो खुलासा करने के लिए बिल्कुल तैयार के और लगातार कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का नाम जो जिस तरीके से उन्होंने लिया है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले ही आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जो है वो तिहाड़ जेल के पीछे जा चुके हैं। मगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर ने नाम लिया और 100 करोड़ का जो लेन देन है उसको लेकर भी कहीं बड़ा खुलासा जो है वो सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा किया जा सकता है। जी राजीव, सुकेश चंद्रशेखर का साफ कहना है कि मेरा शराब घोटाले से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले पर जो है कई आरोप लगाए हैं। क्या क्या आरोप जो है सुकेश चंद्रशेखर द्वारा अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें सुकेश चंद्रशेखर की तो सुकेश चंद्रशेखर ने बिल्कुल कहा कि शराब घोटाले के अंदर उसका कोई लेन देन नहीं है, उसका रोल नहीं है। सिर्फ पैसे का जो लेन देन है 100 करोड़ रुपए का वो उसके द्वारा किया गया था और उसके लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है वो एक टीम लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं ताकि हर जो पैसा है वो उन तक पहुंचाया जाए और कहां पे वो पैसा रखा जा रहा है इसका खुलासा अभी तक उसने नहीं किया बिल्कुल। या मगर ये जरूर कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी कहीं ना कहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया हुई है उसके बाद में अब सुकेश चंद्रशेखर की जो पेशी थी पटियाला अंदर वो हुई और उसके बाद में अब कहीं ना कहीं उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल के पर भी शिकंजा कसा जा सकता है और जिस तरीके से उसने कहा कि बड़े बड़े पर्देफाश जो है वो करेगा और लगातार जिस तरीके से उसने उपराज्यपाल के ऊपर भी कहीं ना कहीं पत्र लिखा था जिस तरीके से कहा गया था शराब घोटाले के अंदर 100 करोड़ का जो रोल है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया और पैसे का लेन देन है वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर है। मगर यहाँ पर सुकेश चंद्रशेखर जो है वो शराब घोटाले के अंदर से अपने आप को बचाने की भी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। जी
राजीव, जिस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर दावे कर रहा है और केजरीवाल को इसका लीड रोल जो है मान रहा है, लीडर इसका मान रहा है, तो ऐसे में कितनी अहम कड़ी के रूप में जो है सुकेश चंद्रशेखर काम कर सकता है? क्योंकि अगर शराब घोटाले में वो बार बार अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहा है, तो ऐसे में कितना इंपॉर्टेंट सुकेश चंद्रशेखर यहां पर हो जाता है? देखिए, यहाँ पर बात करें सुकेश चंद्रशेखर की, तो सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा ही कहीं ना कहीं जब उसको अरेस्ट किया गया था, उसने ही बताया था कि 100 करोड़ का लेन देन जो है वो किया गया है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से उसके द्वारा जो खुलासे किए गए थे, उसके आधार पर ही सीबीआई और ईडी की तरफ से कस्टडी लगाई गई और मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई। शराब घोटाले के अंदर किसने अहम मनीष सिसोदिया का रोल था, वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। मगर उसके बाद ही कहीं ना कहीं गिरफ्तारी करा रही है। और जब जिस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को मेन लीडर बताया जा रहा है और यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि पर्दाफाश जो है वो आगे भी करेगा और लगातार इस तरीके की जो कोशिशें की गई हैं ईडी और सीबीआई के द्वारा, उसके अंदर अरविंद केजरीवाल भी फंसते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो नाम है वो कहीं ना कहीं एक टीम लीडर के तौर पर लिया जा रहा है। और जिस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर ने कोर्ट के अंदर, खुद पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर इस तरीके के खुलासे किए, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के बिल्कुल मुश्किलें बन रही है। और आबकारी नीति के अंदर की बात करें तो आबकारी नीति के अंदर जो पैसे का लेन देन हुआ, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं शिकंजा जो है वो ईडी की तरफ से अब कसा गया है। मगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बिल्कुल हो चुकी है और एक तरफ सीबीआई अपना केस चला रही है कैसे शराब घोटाले को लेकर, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी जो अपना केस चला रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफों से मनीष सिसोदिया के ऊपर शिकंजा जरूर कसा हुआ। मगर अब अरविंद केजरीवाल को भी लगता नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को बिल्कुल तोड़ने की कोशिश की जा रही है और शिकंजा जो है वो उनके ऊपर भी कसा जा सकता है। मगर लगातार जिस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर ने कल पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर खुलासा किया, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ ही समय के बाद, या फिर क्या है, कुछ जांच एजेंसियां जो है वो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के बाद में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर शिकंजा जरूर कसने की कोशिश जरूर करेंगी। मगर देखना होगा क्या अरविंद केजरीवाल से कितने सबूत जो है वो मिल पाते हैं, या फिर पूछताछ का सिलसिला जो है वो कब शुरू किया जाएगा, ये अभी तक ईडी और सीबीआई की तरफ से स्पष्ट नहीं किया। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं शिकंजा जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी कसता हुआ नजर आएगा। राजीव, वही बात अगर सुकेश चंद्रशेखर की फिर से कर ली जाए, तो सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि सबका नाम एक्सपोज करूंगा। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के अलावा और वो कौन कौन से चेहरे हैं जो सुकेश चंद्रशेखर के रडार पर चल रहे हैं अभी? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर बिल्कुल कहा कि वो सबके नाम का खुलासा करेगा, यानी कि अरविंद केजरीवाल का तो उन्होंने बिल्कुल बता दिया कि वो टीम लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं, सारा जो खेल है वो उन्हीं का रचाया हुआ है। यहाँ तक कि और जो कितने नाम होंगे इसके अंदर, उसका खुलासा अभी तक नहीं किया। मगर हाँ, ये जरूर है, जब आबकारी नीति बनाई गई थी तो उसके अंदर कुछ ऐसे नेता भी थे और कुछ ऐसे मंत्री भी थे जो इसकी, जिनके द्वारा ये कहीं ना कहीं इसके अंदर पूरी रणनीति बनाई गई थी, किस तरीके से इसको काम करना है, किस तरीके से ये योजना लेनी है। यहाँ तक कि शराब कंपनियों को फायदा देने की जो बात की जा रही है, वो शराब कंपनियों को कौन सी शराब कंपनियां हैं जिनको फायदा मिल पाया। यहाँ तक कि जो शराब के लाइसेंस जो कहीं ना कहीं ऊंचे दामों पर दिए गए थे, यानी कि जो प्रॉफिट अपने लिए किया गया था पार्टी के लिए, और यहाँ तक कि जो एक के ऊपर एक प्रॉफिट जो शराब के शराबें बेची गई थी और यहाँ तक कि जो प्रॉफिट था वो सेकंड शराब कंपनियों को हुआ, तमाम जो जानकारी है वो सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर जरूर दी जा सकती है। मगर देखना होगा क्या सुकेश चंद्रशेखर की जो गवाही है वो कितनी अहम मानी जा सकती है, क्योंकि अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है मनीष सिसोदिया की, उसके अंदर भी सुकेश चंद्रशेखर का नाम जो है वो अहम माना जा रहा है। क्योंकि जब सुकेश चंद्रशेखर की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ही 100 करोड़ का खुलासा जो होता हुआ नजर आया था। यहाँ तक कि उपराज्यपाल से भी उसने पत्र के माध्यम से गुहार लगाई गई थी और उसके बाद में ही जो ईडी और सीबीआई का रोल था जो वो बाद में आया। तो यानी कि सीबीआई जो सुकेश चंद्रशेखर का अहम रोल माना जा रहा है इसके अंदर, और सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा जिस तरीके से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल इसके अंदर टीम लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सके, उनसे भी पूछताछ की जा सके। मगर मनीष सिसोदिया के द्वारा या फिर कहे अरविंद केजरीवाल के बाद में किसका रोल होगा वो अभी तक बिल्कुल भी खुलासा नहीं किया है। राजीव, कल मनीष सिसोदिया को जो है जेल में पेश किया गया, माफ कीजिएगा, कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद जो है ईडी को उनकी रिमांड भी मिल गई है। एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें ईडी की, तो ईडी 2 बार तिहाड़ जेल तक पहुंची और मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई। 2 दिन तक ये पूछताछ की गई। पहले दिन जो थी वो लगभग 6 घंटे की करीब पूछताछ की गई और दूसरे दिन की जो पूछताछ थी वो 2 घंटे 45 मिनट की गई थी, यानी कि लगभग 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ जो है वो मनीष सिसोदिया से की गई। और उसके बाद में कैसे मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं ईडी ने कहा कि उनके पास सबूत है और उसके जो सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहे, इसीलिए उनको भी कस्टडी के अंदर लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। और उसके बाद में
जब कोर्ट में जब पेश किया गया कल उनको, तो उनके ऊपर जो पहले से ही कहीं ना कहीं जो सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ था, मगर अब कहीं ना कहीं ईडी का भी शिकंजा कस चुका है। 7 दिन का उनको रिमांड मिल चुका है और अब 7 दिन तक तिहाड़ जेल के अंदर ही उनसे पूछताछ की जाएगी। मगर देखना होगा कि मनीष सिसोदिया के द्वारा बार बार कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वो सवालों का जवाब दे रहे हैं, मगर ईडी और सीबीआई ये कह रही है कि वो सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ तक कि सबूतों को नष्ट करने के तौर पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। मगर अब देखना होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले के अंदर कितना अहम रोल है जो मनीष सिसोदिया का है, क्योंकि अभी तक जो शिकंजा जो है वो लगभग कह सकते हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर बहुत ज्यादा कस चुका है, जिसकी वजह से परेशानियां जो है वो आम आदमी पार्टी के सामने देखने को मिल रही है। मगर आम आदमी पार्टी जो है बार बार दावे कर रही है कि झूठे केसों के अंदर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। मगर अगर झूठे केस है तो फिर आबकारी जब नीति लागू की गई थी उसको वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी, और उसके अंदर जो पैसे का लेन देन सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा बताया गया उसके अंदर कितना अहम रोल जो है सुकेश चंद्रशेखर का है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये नहीं कहा गया कि 100 करोड़ रुपए का जो लेन देन है वो किस तरीके से किया गया, और अगर नहीं किया गया है तो उसका जवाब जो है उनको कोर्ट के अंदर या फिर जांच एजेंसियों के द्वारा कहीं ना कहीं देना चाहिए। मगर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा जवाब जो है वो नहीं दिया गया है। जी राजीव, वहीं अगर बात कर लें, जिस तरीके से सुकेश ने दावा किया है, ऐसे में बीजेपी को एक अच्छा मौका मिल गया है आम आदमी पार्टी को घेरने का, क्योंकि बीजेपी पहले से ही चाहती थी कि किसी ना किसी तरीके से आम आदमी पार्टी घिरे, जिसके लिए इतना षड्यंत्र जो है रचा ही गया है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या टीका टिप्पणी इस पर की गई है? देखिए, यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा को कहीं ना कहीं अब बिल्कुल मौका मिल चुका है। सुकेश चंद्रशेखर की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद में कहीं ना कहीं अरविंद के गिरफ्तारी होगी, क्योंकि उनके पास तमाम जो जानकारी है और यहाँ तक कि खुलासा जो है वो आने वाले दिनों के अंदर कर सकते हैं। मगर भाजपा को बिल्कुल मौका मिला और भाजपा इसी मौके को लेकर कल भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पास पहुंची थी और प्रदर्शन किया गया था। लगातार ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो भ्रष्ट है, और 2 जासूस यानी कि जासूसी मामले के अंदर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर शिकंजा पहले से ही कसा हुआ है, और मनीष सिसोदिया की उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पूछताछ की जा सकती है जासूसी मामले के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं शिकंजा जो है वाकई में ही आम आदमी पार्टी के ऊपर बिल्कुल कस चुका है, और भाजपा जो है वो इस मौके को किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहती है। और कहीं ना कहीं इस जो संदेश है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो वाकई में भ्रष्ट है, क्योंकि वो लगातार भाजपा जो नेता जो थे वो ये कह रहे थे कि हम पहले से ही इसकी जानकारी दे रहे थे, और लगातार ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो है वो ईमानदार के द्वारा, और स्कूलों को लेकर भी, और यहाँ तक कि शराब घोटाले को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जासूसी मामले को लेकर लगातार कहीं ना कहीं भाजपा के पास कहीं ना कहीं बड़े मौके मिल चुके हैं, और इस मौके को शायद वो अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहेंगे। और इसी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं जमीनी स्तर की बात करें तो लगातार भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। लगातार जनता तक मैसेज दिया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कितनी भ्रष्ट है, कितना उन्होंने घोटाला किया है, इस तरीके की जानकारी जो है वो बिल्कुल दी जा रही है। मगर दोनों की लड़ाई में कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल पिस चुकी है। जनता को यह नहीं समझ में आ रहा कि भाजपा सही बोल रही है या आम आदमी पार्टी सही बोल रही है। मगर जो कोर्ट के अंदर जो फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी। राजीव, वहीं अगर बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए, तो सुकेश के दावे पर क्या टीका टिप्पणी सामने आई है? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे आगे चल रहा है, रडार पर अरविंद केजरीवाल इस वक्त लगे हुए हैं, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का क्या रिएक्शन सामने आया है? देखिए, यहाँ पर बात करें सुकेश चंद्रशेखर की, जिस तरीके से पहले भी कहीं ना कहीं उसने खुलासा किया था कि 100 करोड़ रुपए किया गया है, उस समय भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार सुकेश चंद्रशेखर को ठग बता रही थी, और ये भी कहा जा रहा था कि सुकेश चंद्रशेखर की गवाही से कोई बड़ा महत्व नहीं मिलता है। और यहाँ तक कि जो 100 करोड़ का लेन देन गया था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है बार बार यही कह रहे थे कि उसकी गवाही किसी मायने नहीं रखती, उसके पास कोई सबूत नहीं है, जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं। मगर अब पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर खड़े होकर खुद उसने ये कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर ने कि मनीष सिसोदिया के बाद में अरविंद केजरीवाल का उन्होंने मास्टरमाइंड बताया, और यहां तक कि बड़े पर्दे फाश करने की बात की गई, यानी कि और नेताओं के भी इसके अंदर नाम शामिल हो सकते हैं। और यहां तक कि शराब घोटाले के अंदर यानी शराब को जो लेन देन के अंदर जो शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने की बात थी वो भी कहीं ना कहीं सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा दी गई थी, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर भी शराब कंपनियों की भी मुश्किलें बन सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं या फिर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा सकती है तो शराब कंपनियों के द्वारा भी कहीं ना कहीं पूरे सबूत इकट्ठा किए जाएंगे, शराब कंपनियों के मालिकों से भी बातचीत की जाएगी, और जो उस यानी कि जो आपका जब बनाई गई थी उसके अंदर कौन कौन से नेता ऐसे थे जो शामिल थे, शराब कंपनियों के नेता लोग कितने शामिल थे, तमाम जो जानकारी थी वो कहीं ना कहीं जुटाने की अभी तक कोशिश की जा रही है। अगर सबूत जैसे ईडी और सीबीआई के हाथ में लगते नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं शराब कंपनियों के साथ साथ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया जो अरविंद केजरीवाल है उनके ऊपर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल और उनके एक अन्य करीबी और वरिष्ठ नेता संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगते हुए ईडी ने कोर्ट में कई दलीलें रखी और घोटाले को लेकर कई अहम दावे भी किए। इस दौरान ईडी ने कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह का भी नाम लिया। इसके बाद माना जा रहा है कि देर सवेर जांच की आंच उन तक भी पहुंच सकती है। ईडी ने सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा से पूछताछ का हवाला दिया और कहा कि उन्हें संजय सिंह के फंड जुटाने को कहा था। संजय सिंह ने फोन करके चुनाव के लिए फंड एकत्रित करने को कहा था। सिसोदिया से पहले आप नेता विनय नायर की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने शुक्रवार को कहा कि नायर ने दिल्ली सरकार और साउथ ग्रुप के बीच बिचौलिए की तरह काम किया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवम पांडे दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। निशा जी, बात किया कि आम आदमी जो शराब को लेकर कथित लेकर देखा जाए मुश्किलें बढ़ती है। आम आदमी के नेता है केजरीवाल के इन मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। सीबीआई लगातार आम आदमी पार्टी के जो गद्दावर नेता उनके बयानों, गवाहों और सबको गिरफ्तार। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की जो है मुश्किल लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह और उनके एक करीबी पर जो है अब मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लगातार बढ़ रही है और अब जल्द ही संजय सिंह पर भी इस जांच की आंच जो है पड़ सकती है। आपको बता तो इस खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल निशा जी, बिल्कुल बताना चाहूंगी कि संजय सिंह की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि ईडी ने सरकारी गवाह जो है दिनेश अरोड़ा को बुला लिया है, क्योंकि पूछताछ के तहत दिनेश अरोड़ा ने कहीं ना कहीं संजय सिंह का भी नाम लिया, क्योंकि संजय सिंह उनका साफ तौर से कहना है दिनेश अरोड़ा के संजय सिंह का फोन आता है। उन्होंने कहा कि पार्टी फंड के लिए कुछ पैसा जुटाया जाए, क्योंकि आगे हम बात कर लेते हैं दिनेश अरोड़ा के घर पे कम से कम 7 करोड़ रुपए के ईडी ने पैसे इकट्ठा किए। इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरा देखा जाए कि पूरे बीच में संजय सिंह का भी कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। संजय सिंह की भी कहीं न कहीं पूछताछ की जा सकती है ईडी और सीबीआई द्वारा। निशा जी, शिवम, कल संजय सिंह ने प्रेस वार्ता भी की है, प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा है, एक बार इसे लेकर भी जानकारी। बिल्कुल आपने सही कहा कि कल संजय सिंह ने प्रेस वार्ता भी किया है कि क्योंकि केंद्र सरकार पर और मोदी सरकार पर उन्होंने जमकर हम लोग बोला कि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि विपक्ष की बातों को अगर मोदी सरकार नहीं सुनना चाहती, कि विपक्ष एक नहीं, केवल आम आदमी पार्टी नहीं, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, अगर ईडी और सीबीआई के सबूतों से या जांच एजेंसियों से कितने कितने लोगों को आप दबा सकते हो, चाहे वो लालू यादव की घर की बात कर ले या तेलंगाना की बात कर ले, कहीं भी कि जहां विपक्ष अपना आवाज उठाएगा, सरकार उसका जवाब दे। लेकिन सरकार लगातार विपक्ष के नेताओं और जो विपक्ष का कार्यकर्ता उन पर दबाव बनाना चाहती है ईडी सीबीआई के, तो कहीं ना कहीं तानाशाही नहीं चलेगी और लगातार विपक्ष लगातार आवाज उठाती रहेगी। इन सब मुद्दों को रखते हुए संजय सिंह ने बीजेपी और मोदी सरकार पर उन्होंने जमकर हम लोग बोला। साथ ही साथ कहीं अडानी और अंबानी की तारीफ भी करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अडानी अंबानी तो मोदी जी के सगे भाई है। अगर बात किया जाए तो अगर कोई भी काम पड़ता है विपक्ष के बिना पूछे ही मोदी और अडानी और अंबानी से सीधे सलाह ली जाती है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री चुनकर भेजता है वो तो देश जनता है, लेकिन न विपक्ष को पूछा जा रहा है, न जनता से पूछा जा रहा है, अडानी अंबानी से पूछा जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर संजय सिंह ने कल बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। निशा जी, पूरा शिवम, इस वक्त काफी गहमा गहमी का माहौल राजधानी में बना हुआ है। क्या लग रहा है कि कब तक ईडी जो है संजय सिंह पर शिकंजा कस सकती है, क्योंकि अब जांच की आंच जो है कभी भी संजय सिंह पर पड़ सकती है?
निशा जी, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, क्योंकि विपक्ष एक तरफ चुनाव लड़ने की तैयारियां भी कर रही हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी जांच एजेंसियां भी लगातार कर रही है, लेकिन विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि जितनी जांच एजेंसियां हैं, जितने मनीष सिसोदिया के कुछ कार्यकर्ताओं ने साफ तौर से कहा कि जितनी भी सीबी और ईडीआई की जांच फाइल FIR बांधी वो बीजेपी मुख्यालय में बन रही है। साफ तौर से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से दोनों से इस समय दिल्ली की राजधानी में चल रहा है, लेकिन यही मुद्दा देखा जाए तो 2024 की लोकसभा चुनाव है, बस कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव प्रचार को लेकर। इसको लेकर कहीं ना कहीं आज के लिए ये भी लगाई जा रहे हैं कि चाहे बीजेपी हो या विपक्ष के नेता हो, प्रचार प्रसार अपने अभी से रोका जाए, क्योंकि सत्ता में रहने के बाद एक हुंकार होता है निशा जी की प्रचार प्रसार या 2000 जो लोकसभा चुनाव की तैयारियां उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया जाए, उसको रोका जाए। इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष को लगातार सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमला बोल रही है, सरकार विपक्ष पर हमला बोल रही है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में अभी ये प्रक्रिया देखने को मिल रही है निशा जी। शिवम, कल बीजेपी का प्रदर्शन भी देखने को मिला है, किस चीज को लेकर ये प्रदर्शन हुआ, एक बार इसे लेकर भी जानकारी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बीजेपी भी लगातार आम आदमी पार्टी कार्यालय को घेर रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार कई बार बीजेपी को मुख्यालय को घेरा, लेकिन अब बीजेपी आम आदमी पार्टी मुख्यालय को घेर रही है, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि जो दिल्ली के अंदर मौलानाओं को वेतन दिया जाना है, लेकिन मंदिर को, क्योंकि बीजेपी अब देखा जाए कि निशा जी अभी एमसीडी हाल में चुनाव हुआ था, लेकिन एमसीडी में कहीं बीजेपी की हार देखने को मिली, इससे पहले विधानसभा चुनाव में। और बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि दिल्ली में जो लोकसभा चुनाव होने वाला 2024 में, इसमें भी बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़े, क्योंकि अब जो दूसरे पायदान पे आम आदमी पार्टी की बात कर ले, दिल्ली में कांग्रेस की बात कर ले, कहीं ना कहीं उस पायदान पे चढ़ने की कोशिश न करे। इसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रही, जगह जब अरविंद केजरीवाल की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, विरोध आरोप प्रत्यारोप इस समय दिल्ली के अंदर राजनीति देखने को मिल रही है निशा जी। चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी के मेरठ में 11 से 13 मार्च तक आयुर्वेदिक महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस आयोजन में आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रबंधन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ पीटीएस में धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में शनिवार से शुरू हुए 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व में देश भर के 300 से ज्यादा आयुर्वेदाचार्य जुट रहे हैं। आपको बता दें कि आयुष मंत्रालय की तरफ से देश भर में हर साल 5 आयोजन होते हैं। ये चौथा आयोजन मेरठ में हो रहा है। 13 मार्च को इसका समापन कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आएंगे। इसमें शामिल होने वाले 50 आयुर्वेदिक कंपनियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र चौहान इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मेरठ दौरे पर जो है सीएम रहने वाले हैं और किस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ दौरे पर रहेंगे और ये कहा जा सकता है कि मेरठ में 11 से 13 मार्च के बीच में आयुर्वेद सम्मेलन चलता है, उसमें कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और लगभग मेरठ सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे और चौधरी चरण सिंह विद्यालय में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन एवं प्रादेशिक आयुर्वेद सम्मेलन चल रहा है, जिसका उद्घाटन करने का काम करेंगे, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। 13 मार्च तक चलेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लगभग सुबह उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ भी कहीं ना कहीं वहां मौजूद रहेंगे और चौधरी चरण सिंह विद्यालय में ओडीओपी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और ये कहा जा सकता है लगभग 12:30 बजे राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ कोतवाल धन सिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और लगभग 2 बजे उपराष्ट्रपति राज्यपाल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कोतवाल धन सिंह गुर्जर की जो प्रतिमा है उसका प्रशिक्षण विद्यालय में उसमें कहीं ना कहीं शामिल होने का काम करेंगे और ये कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ उत्तर प्रदेश में
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन में शामिल हुए। 2 दिवसीय ये सम्मेलन रखा गया है, 11 से 13 मार्च तक चलेगा और कहीं ना कहीं ये चौथी बार मेरठ में हो रहा है। इससे पहले भी 3 बार हो चुका है और अलग अलग जगहों पे होता है। और ये कहा जाता है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में ये आयुर्वेद सम्मेलन रखा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। और ये कहा जा सकता है कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के दौरे से देखते हुए जो मेरठ प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। नितिन, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए, मेरठ दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, क्या कोई बड़ी सौगात मेरठ वासियों को मिल सकती है? देखिए, फिलहाल कार्यक्रम की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो विकास कार्य चल रहे होते हैं उन विकास कार्यों का जायजा लेने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं। हालांकि धन सिंह गुर्जर जो की उनकी प्रतिमा का अनावरण होता है, पुलिस लाइन में जो अनावरण, उसकी प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। और जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयुर्वेद सम्मेलन जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं शामिल होंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति भी है, उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल सभी मौजूद रहेंगे। और ये कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जहां भी उत्तर प्रदेश के जिले जिले में जाते हैं तो कोई ना कोई सौगात जरूर देके आते हैं। तो सबसे फिलहाल कार्यक्रम में उनका यही है, लेकिन क्या जनता को सौंपते, विकास कार्य की क्या चीज सौंपते हैं, क्योंकि आयुर्वेद सम्मेलन चल रहा है, उस आयुर्वेद सम्मेलन के चलते भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और लगातार ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में लगातार काम करने की बात कर रही है, तो इसको देखते हुए भी तमाम कार्यक्रम रखे गए। जितिन, वहीं बात कर ली जाए, इस कार्यक्रम में कितनी आयुर्वेदिक कंपनियां शामिल होने वाली है, क्योंकि आज उन्हें सम्मानित भी जो है इस कार्यक्रम में किया जाना है? बड़ी संख्या में सीएम योगी आदित्यनाथ जब शामिल होंगे, उपराष्ट्रपति शामिल, राज्यपाल होंगे, तो संख्या में आयुर्वेदिक कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं शामिल होंगी। और ये कहा जा सकता है कि जो लगातार कई वर्षों से आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करते चले आ रहे हैं, जो कंपनियां चली आ रही है, उनको कहीं ना कहीं इनकी जो होंगे उनको कहीं ना कहीं सम्मानित करने का काम किया जाएगा। चलिए जितिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। हिमाचल सरकार ने शुक्रवार को 19 कॉलेज और 1 अप्रैल 2022 के बाद अपग्रेड किए गए 286 मिडिल, हाई और सेकेंडरी स्कूल डिनोटिफाई कर दिए हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने इन संस्थानों को डिनोटिफाई किया है। सरकार ने 0 या कम स्टूडेंट वाले कॉलेजों पर ताला जड़ दिया है। इनका स्टाफ दूसरे कॉलेजों के लिए शिफ्ट कर दिया गया है और इसी तरह अपग्रेडेड स्कूलों से भी स्टाफ हटाकर दूसरी जगह एडजस्ट किया गया है। डिनोटिफाई किए गए स्कूल व कॉलेज पूर्व जयराम सरकार ने चुनाव से कुछ महीने पहले अपग्रेड किए थे। बंद किए गए कॉलेज में बिलासपुर के स्वराघाट और बलहसीना में 20-20 छात्र पंजीकृत थे। चंबा के मसरूंड में 28 छात्र, हमीरपुर के गैलोर में 10 छात्र और लमड़ू में 0 छात्र। और आपको बता दें कि कांगड़ा के ब्रांडा कॉलेज में 6, कोटला में 1 छात्र, रेरकमर में 61 और चड़ियायार में 12 छात्र पंजीकृत हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, हिमाचल सरकार ने 19 कॉलेज और 286 मिडिल, हाई और सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं डिनोटिफाई किए हैं। एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, भाजपा सरकार के समय जो 1 अप्रैल 2022 के बाद जो 2 संस्कृत कॉलेज समेत 19 डिग्री कॉलेज और 286 जो मिडिल और हाई स्कूल है, इनको डिनोटिफाई पिछले कल कर दिया है सरकार ने। बताया गया है कि इसमें जो बच्चों की संख्या थी वो 0 से लेकर 61 के बीच में थी और इन कॉलेजों को जो शिक्षा सचिव है कैबिनेट की बैठक के निर्णय के अनुसार इनको बंद कर दिया गया है। कुल 24 कॉलेज खोले गए थे, उनमें से 19 कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। बाकी के जो कॉलेज है वहाँ पे जो है बच्चों की संख्या 61 से ऊपर है, तो वहाँ पे कुछ उन कॉलेजों को चलने दिया गया है। और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के आग्रह पर जो उनके सराज विधानसभा क्षेत्र का जो क्षत्रिय कॉलेज है उसको भी बंद नहीं किया गया है। इसके अलावा जो बंद किए गए हैं वहाँ पे जो बनीखेत है, छतरी, कुपवी जो नहीं बंद किए हैं उनमें है बनीखेत, छतरी, कुपवी, नौराधार और समाप्ति कॉलेज, इनको जारी रखने का फैसला सरकार ने किया है। बाकी जो बंद किए
गए हैं, उनमें 2 कॉलेज थे, 19 जो कॉलेज है वो बंद कर दिए गए हैं। और 12 दिसंबर को कांग्रेस विधायक की जो पहली बैठक हुई थी, उनमें जो है भाजपा सरकार के कार्यकाल में जो ये 1 अप्रैल 2022 के बाद दफ्तर और वो जो स्कूल कॉलेज खोले गए थे उनको बंद करने का निर्णय जो है कांग्रेस सरकार ने लिया था। और जो शिक्षा विभाग की रिपोर्ट है, क्योंकि रिपोर्ट मंगाई गई थी इनसे कि कितने यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और किस तरह का यहाँ पे स्टाफ है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इन कॉलेजों से भी रखा गया था पूर्व सरकार में, तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर अब जो है सरकार ने इन संस्थानों को पिछले कल जो है डी नोटिफाई कर दिया है। जी टीना जी, वहीं बात कर ली जाए, ये स्कूल जो है बीजेपी के कार्यकाल में खोले गए हैं। ऐसी कड़ी में अगर बात कर ली जाए बीजेपी की, तो क्या स्पष्टीकरण दिया है? क्योंकि चुनाव से कुछ स्कूल ऐसे हैं जो चुनाव से कुछ ही महीने पहले खोले गए हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस सरकार ने आरोप यही लगाया था कि केवल चुनावों में फायदा लेने के लिए ये जो स्कूल कॉलेज और जो विभिन्न दफ्तर थे वो खोल दिए गए थे और उनके लिए कोई बजट का प्रावधान पूर्व सरकार ने नहीं किया था। हालांकि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर है बार बार कह रहे हैं कि लोगों की मांग पर और जो वहाँ पे जो जनता की जो मांग थी और जो उन जगहों पर जो जरूरी जो चीज जो ये दफ्तर और स्कूल कॉलेज की जो मांग थी उसके आधार पर उनको खोला गया था कि उन चुनावों में फायदा लेने के लिए नहीं खोला गया था। तो ऐसे में ये जो बंद किए जा रहे हैं कांग्रेस सरकार इनको जो बंद कर रही है, डिनोटिफाई कर रही है, ये केवल बदले की कार्रवाई इसको कहा जा सकता है। और उन्होंने बार बार कहा है कि अगर कांग्रेस यही रुख जारी रखती है कांग्रेस की सरकार, तो वो सड़कों पर उतरेंगे और एक जो प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ बड़े आक्रोश रैली वो की जाएगी। और ये जो फैसले जो सरकार ले रही है और जनता के सहूलियत के लिए जो ऑफिस खोले गए थे, जो स्कूल और कॉलेज खोले गए थे, वो बंद करना बिल्कुल गलत है। जो बजट का प्रावधान था वो ये सरकार भी कर सकती थी। और ये जो बंद कर दिए गए हैं, जो दफ्तर भी बंद किए गए, उनके बाद जो लोग हैं उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई दफ्तर ऐसे थे जिन जो लोगों की सहूलियत के लिए खोले गए थे, लेकिन अगर वो बंद हो जाते हैं तो लोगों को अपने काम के लिए काफी दूर जाकर दूसरे दफ्तर है वहां पे जाकर अपना काम कराना पड़ेगा। इसमें बीजेपी सरकार ने काफी जो ये जो डी नोटिफाई किए गए संस्थान उनके लगातार जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे सारे जो उनके विधायक है, जो लोग हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो उनके विधानसभा क्षेत्रों में जो स्कूल कॉलेज और अन्य जो दफ्तर खोले गए थे उनको डिनोटिफाई ना करें और जनता की सहूलियत के लिए खोले गए हैं और इनको जारी रखना का काम जो है कांग्रेस सरकार को करना चाहिए। जी टीना जी, एक बहुत अच्छा प्रयास जो है सुक्खू सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे स्कूल हैं जहां पर ना तो छात्र हैं, ना ही टीचर्स, ना ही कोई स्टाफ यहाँ पर है। तो ऐसे में अगर बात कर ली जाए, ये इन स्कूलों की अगर बात कर ली जाए, तो कितना खर्च इन स्कूलों में आया? जो स्कूलों में ना तो कोई स्टाफ है, ना तो कोई छात्र है, इन स्कूलों में कितना खर्च जो है आया है और कितना सरकारी खजाना इसमें लगा हुआ है? जी देखिए, ये जो आखिरी के जयराम सरकार ने आखिरी के 9 महीनों में 23 कॉलेज खुले थे, इनमें से 19 कॉलेज को बंद करने का जो निर्णय लिया गया है, इनमें 5 कॉलेज जो थे, इनमें 21 छात्र हैं उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था 2022 के सत्र में। तो ऐसे में ये जो केवल जो सरकार का जो खजाना है उस पर एक बोझ पड़ रहा था। और जो अपग्रेड भी किए गए थे स्कूल और कॉलेज, वहाँ पे जो स्टाफ है जो तकनीकी पे भी भेजा गया था और अन्य जगह से लाया गया था, उस पर जो है वो खर्चा होना था, लेकिन उसके लिए जो प्रावधान है बजट में वो नहीं किया गया था। तो ऐसे में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बजट के अभाव में जो स्कूल कॉलेज जो चला पाना और जो स्टाफ जो भेजा गया था उसको वहाँ पे जारी रख पाना काफी मुश्किल फैसला था। लेकिन ऐसे में जो कांग्रेस की जो सरकार है उन्होंने कहा था कि वो जो स्कूल और कॉलेज है इनका जो रिपोर्ट है उसके आधार पर इनको जो है जारी रखना है या नहीं रखना है वो निर्णय लेंगे। तो ऐसे में शिक्षा विभाग ने ये रिपोर्ट दी थी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ये जो बड़ा फैसला है कल लिया गया है कांग्रेस सरकार ने। और इसमें जो है बताया यही जा रहा है जो खजाना है, सरकारी खजाना है, जो सरकारी जो तंत्र है उसको काफी जो बड़ी राहत है वो मिलेगी, क्योंकि केवल एक बच्चे के लिए और या केवल 5 बच्चों के लिए केवल जो स्टाफ है उसको यहाँ पे जो 5 बच्चों पे जो अध्यापक रखा गया है या जो इस तरह का जो खर्चा था वो बचेगा। तो ऐसे में जो अन्य जगह है वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको करने में जो है सरकार को भी सहायता मिलेगी, ऐसा कांग्रेस सरकार कर रही है। चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।
उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ आपदा में राहत, बचाव, पुनर्वास, पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है और जल्द सरकार ये 2000 करोड़ रुपए का पैकेज मिलने की उम्मीद कर रही है। इस प्रस्ताव में 1000 करोड़ विस्थापन और 1000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य कामों के लिए है। जोशीमठ में दरारों के आने का सिलसिला अभी कम हो गया है। यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जाएंगी। सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी जानकारी दी है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होगी। राज्य सरकार स्तर से भी जोशीमठ में मुआवजा बांटने का काम जारी है। आपको बता दें कि जोशीमठ आपदा में केंद्र सरकार की 8 अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। अभी रिपोर्ट के अध्ययन व चमोली जिला प्रशासन के कुल नुकसान के आंकलन के आधार पर यह आपदा राहत पैकेज मांगा गया है। ये लगभग 2000 करोड़ की डिमांड भेजी हुई है सचिव आपदा प्रबंधन के द्वारा और 1000 करोड़ की हमने बजट प्रोविजन रखा है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस धनराशि पर सहमत होते हैं। लेकिन हमने 1000 करोड़ की बजट प्रोविजन ऑलरेडी कर चुके हैं और यदि इससे ज़्यादा धनराशि स्वीकृत हो जाती है तो फिर उसको कंटीजेंसी से मीट आउट किया जाएगा। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जोशीमठ में राहत बचाव के लिए केंद्र से 2000 करोड़ रुपए की मदद जो है राज्य सरकार ने मांगी है, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा, देखिए उत्तराखंड की हम सरकार की बात करें तो लगातार जोशीमठ में आपदा आने के बाद से वहाँ जो है उनको पुनर्निवास के लिए और लगातार उसको बनाने और संवारने के लिए लगातार सरकार से कार्य किया जा रहा है और तमाम तरीके से वहाँ के लोगों को सुविधा दी जा रही है और राज्य सरकार अपने स्तर से भी लगातार वहाँ पर आपदा जो वहाँ पर जो प्रबंधन है उसको कहीं ना कहीं लगातार ठीक कर रहा है और लगातार केंद्र से टच में है। केंद्र से लगातार मदद यहाँ पर की जा रही है। अब यहाँ पर जोशीमठ आपदा में राहत बचाव कार्य के लिए, पुनर्निवास कार्य के लिए, पुनर्निर्माण कार्य के लिए केंद्र से 2000 करोड़ की मांग यहाँ पर इस्लामी सरकार ने मांगी है और ये 2000 करोड़ जल्द मिल भी सकते हैं, जिसका पूरी उम्मीद भी है राज्य सरकार को, जिसमें 1000 करोड़ यहाँ पर 1000 करोड़ की अगर बात की तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और अन्य कार्यों के लिए और 1000 करोड़ यहाँ पर विस्थापन को लेकर के, तो पूरी तरीके से क्योंकि अभी यहाँ पर जो चारधाम की यात्रा जब शुरू होगी मई में, तो उस यात्रा से पहले सभी कार्य पूरे कर लिए जाए, लोगों को दिक्कतें ना हो और जो जोशीमठ में जो लगातार लोग रह रहे हैं उनको दिक्कतें ना हो। हालांकि अभी वहाँ जो मकानों में जो दरार आने का जो सिलसिला वो भी कम हो चुका है और राज्य सरकार लगातार वहाँ के लोगों के लिए कार्य कर रही है। पुनर्निर्माण के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है जोशीमठ को लेकर, तो पूरी तरीके से केंद्र से लगातार यहाँ पर मदद मांगी जा रही है और उसमें यहाँ पर केंद्र से मदद मिलने के भी आसार है। पूरी तरीके से जोशीमठ को दोबारा से बनाना और संवारना राज्य सरकार का जो लक्ष्य है उस पर कहीं ना कहीं काम करती हुई राज्य सरकार नजर आ रही है। जी, वहीं अमित, अगर बात कर ली जाए मीनाक्षी सुंदरम द्वारा इस पूरे मामले पर क्या जानकारी दी गई है? बिल्कुल, देखिए जो उत्तराखंड के यहाँ पर मुख्यमंत्री जो सचिव हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, उनकी तरफ से यहाँ पर जानकारी दी गई कि जो यात्रा के दौरान जो श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होगी, राज्य सरकार इस तरह से जोशीमठ के जो मुआवजे लगातार बांटने का काम लगातार जारी है और वहीं केंद्र सरकार भी करीब 8 अलग अलग एजेंसी की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। अभी हालांकि रिपोर्ट के अध्ययन और चमोली जिला प्रशासन में कुल नुकसान का आकलन के आधार पर ये तो पूरी यहाँ पर धनराशि मांगी जा रही है और ये पैकेज कहीं ना कहीं राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को देने का आग्रह यहाँ पर किया गया है और तो वो पैकेज मिलने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है और जो यहाँ पुनर्निवास के जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से किए जाएंगे और जो विस्थापन को लेकर के जो यहाँ पर काम है वो इन पैसों के जरिए यहाँ पर होने हैं। तो जोशीमठ में जो लोग लगातार रह रहे हैं उनको राहत दी जाए और किसी तरीके से वहाँ के जो लोग डक्ट में वो भरने का प्रयास करने के राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। जी, चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है। इसको लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उस पर बंद कॉल दी थी। आपको बता दें कि जिसका युवा राजपूत की तरफ से इस बंद का समर्थन किया गया है। हालांकि इस बंद को ट्रांसपोर्ट और बार एसोसिएशन का समर्थन नहीं मिला है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाने का विरोध जम्मू कश्मीर के सभी पार्टियां कर रही हैं और यही वजह है कि ऑल पार्टी मीट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर की जा रही है।
लेकिन उससे पहले जम्मू बंद किया जाएगा। इसमें ट्रेडर्स एसोसिएशन से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं इस बंद का समर्थन करेंगे। यानी कहा जाए तो जम्मू कश्मीर का जो शहर पुराना हिस्सा है उसे वो बंद रहेगा। हालांकि अगर सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती तो इस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुनः विचार करेगी। इसको लेकर किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर जो है मंथन किया जाएगा। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जम्मू कश्मीर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो लगने जा रहा है, एक बार से लेकर पूरी जानकारी। देखिए निशा, 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है, लेकिन इसका विरोध जो है दोनों संभागों में हो रहा है। चाहे कश्मीर केंद्रित पार्टियां हों या फिर जम्मू में जितने भी संगठन हैं या फिर पार्टियां वो लगातार इसका विरोध कर रही हैं। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी 2 दिन पहले ही पत्रकार वार्ता कर कहा था कि इस सैटरडे को जो है वो जम्मू बंद किया जाएगा, और जिसकी कॉल उसी दिन दे दी गई थी, जिसमें कुछ संगठनों ने उनका साथ भी दिया था, जिसमें ट्रेडर्स एसोसिएशन जितनी भी हैं उन्होंने साथ दिया और जुआ राजपूत सभा जो है उसने भी साथ दिया। हालांकि ट्रांसपोर्ट का इस बंद को समर्थन जो है वो नहीं मिला है। वहीं आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर में ऑल पार्टी मीट जो है वो रखी गई है इसी को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालने की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी सरकार कर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक मंथन जो है वो किया जाएगा कि आखिरकार क्या रणनीति अपनाई जाए जिससे जो है यूटी सरकार जो है इस टैक्स को ना लगाए। लेकिन कहा जाए तो एक मन बना चुकी है यूटी सरकार की लगातार जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। लगातार जो है वो कई प्रदर्शन यहाँ पर होते रहे और लगातार जो है वो यूटी सरकार जो है टैक्स भी लगा रही है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं विरोधाभास जो है वो सामने आ रहा है। लगातार विरोध का स्वर जो है वो उठ रहा है और आज भी जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बंद को लेकर जो है सभी संगठन आज सुबह से ही लामबंद जो है वो हो जाएंगे। हालांकि जो 8 पार्टी मीट है उसमें क्या रणनीति निकल कर आती है, किस प्रकार से सरकार को घेरा जाएगा, ये तो मीटिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन कहा जाए तो हर कोई सरकार के इस फैसले से नाखुश है, क्योंकि जो फैसला जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेने चाहिए या कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेना चाहिए वो जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार जो है वो ले रही है। तो इसको लेकर लगातार भाजपा को घेरा जा रहा है, खास करके भाजपा के जितने भी नेता हैं जम्मू कश्मीर के उनके ऊपर सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो रहा है, क्योंकि कहा जाए तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर हैं वो खुद भाजपा से हैं और उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अगर आपने टैक्स लगाने से मना किया है तो फिर यूटी सरकार कैसे टैक्स लगा रही है। हालांकि यूटी सरकार के जो मुखिया हैं खुद एलजी मनोज सिन्हा, उन्होंने कई बार कहा है कि ये नॉर्मल टैक्स है जिसमें दुकानदारों को भी लगेगा और आम जनता के ऊपर जो है उसको भी टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन कहा जाए तो इसको लेकर विरोध का स्वर यही है कि यहाँ पर कोरोना की मार के चलते बिजनेस जो है वो नहीं चल पा रहा है। आम जनता यहाँ पर कहा जाए तो कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, क्योंकि इतना प्राइवेट सेक्टर जम्मू कश्मीर में अभी नहीं डेवलप हुआ है। हालांकि लोगों को पहले सुविधाएं देनी चाहिए, उसके बाद ही टैक्स के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सरकार एक मन बना चुकी है जिसके विरोध में आज जम्मू बंद रखा जाएगा। निशा, रविंद्र, वहीं अगर बात कर ली जाए, अगर यूटी सरकार इस फैसले को वापस नहीं ले पाती है या नहीं लेती है तो ऐसे में कितना विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, ये तो आज के जम्मू बंद के बाद ही ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से अब समर्थन जो है वो मिलता है। क्या इसको बार एसोसिएशन का समर्थन मिलता है या फिर आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है वो इसका समर्थन करती है, क्योंकि अगर कहीं किसी भी प्रोटेस्ट को या किसी भी बंद को अगर सफल बनाना है तो उसमें सभी संस्थाएं जो हैं वो मिलकर अगर साथ देती हैं तभी वो बंद सफल हो पाता है। अगर ट्रांसपोर्ट यूनियन की बात करें, ट्रांसपोर्ट यूनियन अगर साथ देती है तो आने वाले दिनों में तो ये बंद और भी आगे बढ़ सकता है, या बार एसोसिएशन जो है वो अगर समर्थन देती है
तो इसको जो बंद है वो सफल हो पाएगा। लेकिन कहा जाए चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, जो ट्रेडर्स एसोसिएशन की एक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है जिसको, वो अगर बंद कर रही है, क्योंकि आम बिजनेसमैन जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बाकी यूटी हैं उनसे टैक्स जो है वो कम लिया जा रहा है। लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तर्क है कि अगर टैक्स कम लिया जा रहा है, चंडीगढ़ में 600 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है वो लिया जा रहा है, तो साल का 650 लिया जा रहा है। लेकिन जम्मू में 600 रखा है तो 50 रुपए में क्या हो जाएगा। लेकिन आम जनता पर इसका असर जो है वो बहुत ज्यादा पड़ेगा। पहले से ही कटरा रेलवे स्टेशन जो है वो कटरा पहुंच चुका है। इससे आम जनता जो है वो जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते थे, वो यहाँ खरीदारी करते थे, वो अब सीधे अपने घरों की तरफ दर्शन करने के बाद घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी को है जो है वो इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है। और उसके ऊपर टैक्स जो है वो सरकार लगाई जा रही है, जिसको लेकर आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बंद जो है वो देखने को मिलेगा। जहाँ पर जो पुराने बाजार जम्मू शहर के जितने भी चाहे रघुनाथ बाजार है या वेयर हाउस ट्रेडर एसोसिएशन है या राजेंद्र बाजार में कनक मंडी का इलाका है, वो सब आज बंद रहेगा। तो कहीं ना कहीं विरोध का स्वर जो है वो उठना आज से ही शुरू हो चुका है। चलिए रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। नई दिल्ली में शुक्रवार को दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भूपेश बघेल ने मुलाकात की। 30 मिनट की मुलाकात में लाइट मेट्रो सर्विस, जनगणना समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के होली वाले अंदाज की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपके फाग और होली का अंदाज देखा, आप अपने साथियों के साथ होली मना रहे थे, हमने फाग गाते हुए आपको देखा। इस दौरान भूपेश बघेल ने भी पीएम मोदी की होली की बधाई जो है उन्हें दी और मुलाकात के बाद बाहर आकर होली वाले वाक्य पर के बारे में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया को जानकारी दी। इस मुलाकात में सीएम भूपेश बघेल ने जनगणना जल्द कराने, जीएसटी, क्षतिपूर्ति, कोल रॉयल्टी सहित कई लंबित मांगों पर प्रधानमंत्री से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राजकीय पशु वन भैंस का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर मैंने बात की, जिसमें मुख्य रूप से जनगणना नहीं होने के कारण से आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आया, जिसके कारण से हितग्राहियों की चयन करने में कठिनाई होती है। खासकर ये जो जनगणना 2011 के हिसाब से हुआ तो 12 साल में जो लोग हितग्राही नए बने हैं वो लोग वंचित रह जा रहे हैं और इस कारण से जनगणना कराया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो कोल लेवी ली गई थी पेनाल्टी, तो उसमें हमारे 4170 करोड़ के आसपास सेंट्रल पूल में है, तो वो पैसा हमको रिलीज कर दिया जाए। तीसरी बात यह है कि क्योंकि हम उत्पादक राज्य हैं और जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 तक मिला है, तो हम लोगों को उसके औद्योगिकरण में उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमको उसका कंपनसेशन 5 साल तक के कंटिन्यूएशन में किया जाए। और चौथा, चूँकि अब रायपुर, दुर्ग, भिलाई ये सब शहर एक हो गए हैं और मेट्रो की डिमांड भी थी लोगों की और हम लोगों ने भी बजट में शामिल किया, तो प्रधानमंत्री जी से इसके लिए भी सहयोग मैंने मांगा है। G20 को लेकर भी चर्चा हुई। चूँकि G20 के बारे में प्रधानमंत्री जी चर्चा कर रहे थे कि किन किन राज्यों में कैसा कैसा हुआ और बहुत बढ़िया हुआ ये बताया। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सितंबर में होने वाला है, हमारी डेट सितंबर में आने वाली, हमारी तैयारी है उसके मामले में आधिकारिक रूप से लगातार बैठकें और चर्चाएं हो रही है। जी, आपने कब उनको आने के लिए आमंत्रित किया है छत्तीसगढ़? सितंबर में तो हमारे कार्यक्रम है ही, तो उसमें तो आएंगे ही, निमंत्रण हमने दिया ही है। G20 का जो होगा समिट होगा उसमें तो आएंगे ही प्रधानमंत्री जी। और फाग की बड़ी चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने देखा है कि आप बढ़िया होली के त्यौहार आप सब साथियों के साथ में मना रहे थे, तो बधाई भी दी, मैंने भी कहा। लाइट मेट्रो एक बड़ी सौगात होगी छत्तीसगढ़ के लिए। जी, बजट में हमने शामिल किया है, तो प्रधानमंत्री जी भी सहयोग उससे मांगा है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा
मेट्रो को लेकर? अब देखिए, ये है कि हमने अपनी डिमांड रख दी है। अब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा कितना मिला है। थैंक यू। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रायपुर से जयदास मानिकपुर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जयदास, पीएम मोदी से जो है सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की है, किन किन विषयों पर चर्चा हुई है, एक बार पूरी जानकारी। हाँ जी, नई दिल्ली जो है वहाँ दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी से जो है भूपेश बघेल की मुलाकात हुई है और 30 मिनट की मुलाकात में जो है लाइट मेट्रो सर्विस, जनगणना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के होली वाले अंदाज की तारीफ करते हुए जो है पीएम मोदी ने कहा कि आपके फाग और होली का जो अंदाज देखा, आपने अपने साथियों के साथ होली मना रहे थे, अब हमने फाग गाते हुए देखा आपको। यह इस दौरान भूपेश बघेल ने भी पीएम मोदी को होली की बधाई दी और मुलाकात के बाद जो है बाहर आकर होली वाले वाक्यों के बारे में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया को जानकारी दी। इस मुलाकात में पीएम बघेल ने जनगणना जल्द कराने, जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोल रॉयल्टी सहित कई लंबित मांगों पर जो है। ठीक है जयदास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।